नमस्कार, मी ज्ञानदा कदम. माझा कट्ट्यावरती आपल्या सगळ्यांचं स्वागत. अभिनेते आणि नेते या दोघांमध्ये खरं तर दोनच शब्दांचा फरक आहे. अनेक अभिनेते हे राजकारणात सक्रिय होऊन नेते बनताना आपण पाहिलंय आणि आपले नेते सध्या सभांच्या माध्यमातून त्यांच्यातल्या अभिनेत्याचं वारंवार सगळ्यांना दर्शन घडवत असतात. परंतु जे खऱ्या अर्थानं या दोनही भूमिका रिअल लाईफमध्ये खरोखरच्या आयुष्यामध्ये जगतात आणि सक्षमपणे वठवतात, ते अभिनेते आणि नेते परेश रावल आज आपल्या कट्ट्यावरती आलेत. त्यांनी साकारलेल्या भूमिकांची रेंज ही प्रचंड मोठी आहे. त्यांनी सरदार वल्लभभाई पटेल पडद्यावरती साकारले आणि ते इतके जिवंत पद्धतीनं आपल्या सगळ्यांच्या समोर आणले की जर का कुणी कुणाचा बायोपिक करायचा तर तो फक्त परेश रावल यांनीच करावा असं आपलं मत बनतं. हेराफेरीमधनं ते आपल्याला भेटले. आपल्याला इतकं हसवलं की कॉमेडी कुणी करावी तर तीही परेश रावल असं आपलं ठाम मत बनलं. त्यांनी विलन अशा पद्धतीनं साकारला की त्याचा दरारा आजही आपल्या मनात ताजातवाना आहे, कायम आहे. त्यामुळे कॉमेडी करावी, विलन साकारावा, हलक्या फुलक्या भूमिकांमध्ये कुणी जान भरावी तर ती परेश रावल यांनी जसं आपल्याला सातत्यानं वाटत राहतं. त्यामुळे खऱ्या अर्थानं सिनेसृष्टीतलं अष्टपैलू व्यक्तिमत्व आज आपल्यासोबत आहे आणि त्यांच्याशी गप्पा मारताना आपल्याला खूप मजा येणार आहे. कारण ते खूप स्पष्ट वक्ते आहेत. आपली मतं ते कायम मांडत असतात आणि अगदी कुणालाही न घाबरता, कसलीही भीडभाड न बाळगता. तर आपण त्यांच्याशी गप्पा मारायला सुरुवात करूयात. परेशजी, आपका बहुत बहुत स्वागत आहे. थँक्यू. परेशजी, खरं तर निवडणुकांचा मोसम सध्या सुरू आहे. गेल्या वेळच्या 2014च्या निवडणुकांमध्ये तुम्ही सक्रिय होता. तुम्ही लोकसभेची निवडणूक लढवली, तुम्ही खासदार झाला. आत्ता इतकं सगळं वातावरण गरम असताना तुम्ही त्या प्रचारामध्ये नाही आहात. चुकल्यासारखं वाटतंय, जरा काही मिस करतोय असं वाटतंय? नो नो नो, इनफैक्ट आई एम फीलिंग रिलीव्ड, इसलिए कि मैं अपने आप को और ज़्यादा कार्यरत कर सकूंगा. पहले तो क्या था कि सिर्फ मैं मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में घूमता था. अब आई कैन गो एनीवेयर. आई एम लाइक अ फ्री बर्ड नाउ, डू एनीथिंग. पण तुम्ही राजकारणात मुळामध्ये, म्हणजे मला काय, सगळ्यांनाच आम्हाला प्रश्न पडला की तुमच्यासारखा माणूस राजकारणात गेलाच कसा? ये सवाल तो मैंने भी बार बार किया है 5 साल में अपने आप को. पार्लियामेंट में बैठे बैठे भी किया है कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ. बट कभी कभी क्या होता है कि इमोशनली आई वॉज ओवरवेल्म. और मैंने सोचा कि मोदी साहब का पीएम बनने जा रहे हैं, तो एज अ सिटीजन आई मस्ट सपोर्ट हिम. यू नो, एक मैं कुछ भी कर सकूं उनके लिए तो मुझे करना चाहिए. बट फ्रॉम द डे वन मैंने कहा था कि मैं पॉलिटिकल करियर बनाने नहीं आया हूँ. मैं किसी स्वार्थ को लेकर नहीं आया हूँ. ये मेरी लिमिटेड इनिंग है और बाद में मैं उतर जाऊँगा. और दूसरा मैंने ये भी कहा था कि मुझसे काम नहीं होगा तो भी मैं उतर जाऊँगा. लेकिन 5 साल में मैंने निहायत ऑनेस्टली कोशिश की है लोगों का काम करने की. यहाँ तक कि मैं ये कह सकता हूँ कि 5 साल में मैंने सिर्फ 3 फिल्में की है. और मैं थिएटर से हूँ, मुझे ड्रामा बहुत पसंद है. फिर भी मैंने ड्रामा के कुछ 41 शोज किए. नॉट दैट, एक नया ड्रामा भी नहीं किया जो अब मैं करने जा रहा हूँ. पण म्हणजे जेव्हा तुम्ही राजकारणात गेलात आणि तुम्ही तर तिथं तुमचं काम पण बऱ्यापैकी होतं, तर मग म्हणजे फक्त कंटाळा आला त्याचं म्हणून तुम्ही ते सोडून दिलं का? तुम्हाला फिल्म करता येत नाहीये, तुम्हाला नाटक करता येत नाहीये, पैसे कमावता येत नाहीयेत म्हणून तुम्ही ते? पैसे कमाने का तो मोदी जी के हाथ के नीचे तो मुमकिन ही नहीं है. आप जो अपनी एसेट डिक्लेयर करते हो उसमें भी कम ही हो जाता है. माझं म्हणणं असं की सिनेमातनं. हाँ, नहीं बट नहीं, मुझे वो अफसोस नहीं था. मुझे ये था कि मैं काम कर नहीं सकता था, क्योंकि मैं जो गया था, जो नोशन जो होता है, हर आम आदमी का नोशन होता है कि पॉलिटिशियन है, एमपी है, आराम करता होगा, फुल एसी करके पीछे तकिया लगा के बैठता होगा. मोदी जी के साथ काम किया तब हमको पता चला कि एक एक दिन भारी पड़ता है. आपको इतना भगाते, इतना कार्यक्रम देते हैं. और ये मैंने पहली बार देखा है, क्योंकि काफ़ी कांग्रेस के दोस्त भी थे हमारे. तो मैं पूछता था कि आपके वहाँ ऐसा होता था क्या? हर साल में वो बोलते थे कि आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाओ, जनता को हिसाब दो आपने क्या क्या काम किया है. तो कांग्रेस वाले बोलते नहीं, हमारे वहाँ तो ऐसा कुछ नहीं होता था. हम खाली हिसाब देते थे कितना खाया है, कितना नहीं खाया है. ये जो काम करने का हिसाब हम नहीं देते थे कभी भी. ये एवरी ईयर मोदी साहब बैठते थे. तो ये जो काम का जो बोर्ड था, नंबर 1. नंबर 2, कभी कभी क्या होता कि आपको पता नहीं है कैसे करना है और आप मेंटली इक्विप नहीं होते, इनएडिक्वेट होते कि कैसे टैकल करें प्रॉब्लम को. तो उसकी वजह से मैं निकल गया. मेरे से काम होता नहीं था. पण मुळामध्ये इलेक्शन लढावी हा तुम्हाला म्हणजे अप्रोच कसं झाला आणि तुम्ही उतरलातच कसे त्याच्यामध्ये? देखिए, मैंने विधानसभा के कैंपेनिंग के लिए जाता था गुजरात में. और
तो इसके पहले भी ये जो 2014 के पहले भी मुझे ऑफर किया गया था, लेकिन मैं हूँ ही नहीं वो आदमी, मेरा होगा नहीं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि 2014 में अब ये पीएम बनने जा रहे हैं, पूरी उम्मीद है, तो मैंने चलो साथ में खड़े रहते हैं, जो भी कुछ अपनी तरफ से योगदान हो जाए, यही था। आम्ही ना तुमचे खूप रोल बघितलेत, पण तुम्हाला भाषण करताना ऐकलं नाहीये. कसं करता भाषण? भाषण में मैं बहुत जो बातें होती, तथ्य होती है बोलता हूँ। मुझे वो पॉलिटिशियन की तरह गोल गोल घुमा के बात करना आता नहीं है, मेरा स्वभाव नहीं है। तो जो होता है, जो तीखा होता है, मैं दे देता हूँ। इवन जनता को भी कभी मैं आड़े हाथ लेता हूँ कि जैसा मैंने कहा था कि मोदी जी को गुजरात के अंदर इतनी बार आना पड़े, वो हमारी कमज़ोरी है। इतना सब कुछ करके गया आदमी यहाँ पे, उसके बाद इतनी सभाएं करनी पड़े, वो एज अ जनता हमारी कमज़ोरी है। वरना होता नहीं कि चलो एक बाप ने पूरा जो परिवार है उसको बसा दिया, उसको अच्छा बना दिया, उसके बाद में देखने की ज़रूरत नहीं, बार बार आने की ज़रूरत नहीं है। तो कभी कभी ये जनता को भी बोलता हूँ, अपने आप को भी बोलता हूँ। बट एक बात है कि मैं अपने बारे में थोड़ा रियलिटी चेक मेरा ज़्यादा होता है। पण आत्ताच्या या निवडणुकीमध्ये तुम्ही प्रचार करताय? हो, अभी जाऊंगा मैं। पण तुम्ही फक्त गुजरातमध्येच का करता प्रचार? तो गुजरात के प्रॉब्लम को मैं जानता हूँ क्या क्या है, बाकी की जगह मैं जानता नहीं हूँ, तो मैं वहाँ जाके क्या करूँगा? वहाँ के फिर वहाँ के लोग भी होते हैं, बाकी के स्टार प्रचारक होते हैं सब। मुंबई में? नहीं, मुंबई में। मुंबई तो आपका मतलब आप यहाँ रहते हैं, फिल्म इंडस्ट्री यहाँ है, तो आपको कभी लगता नहीं कि मुंबई के जो प्रॉब्लम्स है वो लेके किसी उम्मीदवार का प्रचार करे, किसी के लिए कैंपेनिंग करे, या सिर्फ इश्यूज को लेकर कुछ करे? नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं, और मेरा दिल नहीं करता कि मैं कुछ वो बातें करूँ। जो मैं गुजरात में इतने साल जो मैंने इन्वेस्ट किए, 5 साल, तो उसको लेकर मैं यहाँ के जो प्रॉब्लम है, यहाँ का जो धारासभ्य है, उनको बताता रहता हूँ। हमारे वो पराग अलावनी साहब है, उनको बताते रहता हूँ। कभी कभी अमित साटम से भी बात होती रहती है, और अगर कुछ हुआ तो फडणवीस साहब है, उनके पास भी चले जाते हैं। ये होता है। या 5 वर्षामध्ये तुम्ही खासदार म्हणून काम करत असताना अशा कोणत्या गोष्टी आहेत की ज्याच्याबद्दल तुम्हाला त्या झाल्या म्हणून खूप आनंद वाटतो, आणि अशी कोणती गोष्ट आहे की जी झाली नाही म्हणून थोडं वाईट वाटतं? एजुकेशन और सैनिटेशन के अंदर जो मैंने काम किया, स्कूल, स्पेशली स्कूल के अंदर के पीने का पानी, बच्चों की लिए सुविधा, उसके लिए मुझे काफ़ी संतोष है। और एक बात ये भी बता दूं, क्योंकि मेरी वाइफ वो बहुत एजुकेशन में काम करती है। इनफैक्ट अभी जो फर्स्ट जो 10 बेस्ट टीचर होते वर्ल्ड में, उसमें शी वॉज नॉमिनेटेड। अच्छा। या शी इज़ टीचिंग लाइफ स्किल थ्रू ड्रामा एंड ऑल दैट, तो बहुत अच्छा काम करती है। तो स्कूल में, एजुकेशन में, सैनिटेशन में मेरा ज़्यादा फोकस है। और 1-2 काम नहीं हुए हैं, वो मुझे उसका अफसोस है कि मैं ये काम नहीं कर सका। 5 वर्षांनी तुम्हाला काय शिकवलं, आणि सोशल मीडियावरती कमालीचं ॲक्टिव्ह राहणं हा त्याचाच एक भाग आहे का? सोशल मीडिया नहीं, मुझे एक बात की बहुत खुशी है कि मैं कोई दाग लगा नहीं, मैं क्लीन बाहर आया हूँ। पण परेश भाई, तुम्हाला दाग लागण्यासारखी काही संधी तरी होती का? नहीं, होता नहीं। कभी आप टारगेट हो जाते हो। सी, वंस यू गो देयर ना, एंड जब ये बोलते हैं कि ही इज वेरी क्लोज टू मोदी एटसेट्रा, विच इज ऑफ कोर्स फॉल्स, तो यू आर परसीव्ड एज अ थ्रेट। तुम्ही होता ना जवळ त्यांच्या? नहीं, ऐसा मोदी जी के जवळ तो उनका साया भी नहीं होता, ये बात मैं बोल दूंगा। नो, ही इज अ लोनर, और उनको बोला गया है वो अकेले हैं। उनको जो शंकर सिंह वाघेला साहब ने व्हेन यू वर लिविंग गुजरात, तब जो स्पीच दिया था वाघेला साहब ने असेंबली के अंदर, उन्होंने कहा था कि आप अकेले हो, आप हमेशा अकेले रहो और अकेले हुआ। तो उनका वो नहीं है वो, तो उनके नज़दीक मैंने उनको कोई चमचा वो तो भूल जाओ आप, कोई नहीं। तो क्या होता है कि अगर आप जाते हो तो नहीं, और परसीव्ड एज अ थ्रेट कि यार ये बंदा है, ये रहेगा हमारी छाती पे रहेगा, इसका तो यार करियर है, कहाँ चल रहा था, यहाँ कहाँ। दूसरी बात, जब कोई फिल्म स्टार या सेलिब्रिटी जाता है, इज अ बट नेचुरल क्राउड पुलर है। कभी कभी पॉलिटिक्स के अंदर होता है कि अगर आप क्राउड पुल नहीं कर पाए, जनाधार नहीं है आपके पास, तो हालत खराब हो जाती। उसके अंदर एक क्राउड पुलर आ जाता है, उसके अंदर एक लाइकेबिलिटी होती है, फिर हेरा फेरी जैसी फिल्में होती है। तो सिंस यू आर परसीव्ड एज अ थ्रेट, आपको कैसे नीचे गिरा है, आपको कैसे ट्रैप किया जाए, ये सब षड्यंत्र होने शुरू हो जाते हैं। ये बराबर है, उसके अंदर आपको बचना है, उसके अंदर रह के आपको काम करना है।
और अपने कैरेक्टर को बिल्कुल पानी में से गिला हुए बिना निकलना है। ये आई थिंक तुम्ही काय केलं त्याच्यासाठी? काही नाही, आपके सेट ऑफ व्हॅल्यूज अच्छे होने चाहिए। तुम्ही खरं तर म्हणजे फक्त राजकारणाबद्दलच आपण काय बोलावं असं नाही मला वाटत. तुम्ही मराठी थिएटर्स आणखीन एकूणच मराठी कल्चरबद्दल खूप अवेअर आहात आणि तुम्हाला ते आवडतंही. तुमचं शिक्षण वगैरे कुठं झालं, म्हणजे तुम्ही राहत कुठं होता? पार्ला ईस्ट. पण तुम्ही लहान असताना शाळेमध्ये वगैरे? हो, दैट इज वो लंबा नाम है, अभी लायंस जुहू हो गया। पहले था रुक्ष्मणीबेन, भोगीलाल, त्रिभुवनदास, परीख हाई स्कूल, तो गुजराती मीडियम स्कूल पार्ला ईस्ट में। बाद में वहाँ से मैं आया नरसिंह मुंजी कॉलेज पार्ला वेस्ट में, तो इधर से इधर आ गया। तो एजुकेशन वो हुआ है, बट स्पेशली हनुमान रोड, मालविया रोड, मराठी थिएटर वालों से मिलना, मेरी ग्रूमिंग बहुत अच्छे लोगों के साथ हुई है। पण तुमचं थिएटरकडं म्हणजे ओढा कसा वाढला? तुम्ही थिएटरमध्ये गेलात कसे? तुमच्या घरी काय तसं वातावरण होतं? कोई नहीं, नो बडी फ्रॉम माई फैमिली। मैं जहाँ पार्ला ईस्ट में रहता हूँ, एक बिल्डिंग छोड़ के नवीन भाई ठक्कर ऑडिटोरियम है। अच्छा. वो पहले ओपन एयर था, वहाँ पे ओपन एयर ड्रामा कंपटीशन होती थी, तो रात को 2-2 बजे तक चलते थे। अभी वो दिन नहीं थे कि 10 बजे आप लाउड स्पीकर बंद कर दो। तो जो भी गुजराती थिएटर के दिग्गज होते थे वो आके ड्रामा करते थे। अब मैं घर में बैठा हूँ, रात को 2-2 बजे तक ड्रामा के डायलॉग सुनाई दे रहे हैं। तो एक बार मैं चला गया वहाँ पे, घर को भी पता ना चले इसके लिए चड्डी बनियान पहन के मैं घुस गया। तो आई वॉज कॉट। तो मुझे नवीन भाई ठक्कर उन्होंने, तो कहाँ रहता है? मैंने बगल में बिल्डिंग में रहता। तो क्या करने आया है यहाँ पे? मतलब मुझे ड्रामा देखना है। तो बोलता ठीक है तो कल से आ जाना। मतलब मेरे पास टिकट का पैसा नहीं, नहीं मैं बोल दूंगा तू आ जाना। दैट इज़ हाउ इट स्टार्टेड। फिर वहाँ जो जो रिहर्सल होते थे, मुझे फॉर्चुनेटली पूरी स्क्रिप्ट याद रह जाती थी, तो बाकी के आर्टिस्टों को मैं प्रॉम्प्ट करता था। एट दैट टाइम आई वॉज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड। और बाद में मुझे पता है कि इसका फर्नीचर ये लगना है, पूरा जो होता था वो लगा के आर्टिस्ट है उसके पहले मैं सब तैयार करके रखता था। तो यहाँ से मेरी ड्रामा की शुरुआत है। देन इवेंचुअली आई NM कॉलेज में गया, और वहाँ पे अगेन आई वॉज फॉर्चुनेट कि मुझे डॉक्टर UR कोहली जैसे हमारे प्रिंसिपल थे, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने कहा यार तुम लोग ड्रामा के लिए ही अच्छे हो, तुम लोग पढ़ाई के काबिल नहीं हो, जाओ ड्रामा करते रहो। एक ही शर्त है, कॉरिडोर में सिगरेट मत पीना, बस। परेशभाई, तुम्ही ओ माय गॉड या सिनेमात ना मंदिराच्या राजकारणावर खूप कन्व्हिन्सिंगली भाष्य केलं. आत्ताची परिस्थिती बघता, खास करून मंदिराचं जे राजकारण प्रत्येक पक्षाकडनं चाललंय, तुम्हाला तो सिनेमा रिलेट होतो? एब्सोल्युटली डिस्गस्टिंग है वो। इनफैक्ट मैं जब मेरे कैंपेन के लिए गया था, मुझे किसी गांव में लेके गए थे, पहला दिन था। और गांव में जाते तो आपको मंदिर में, ये मंदिर है, यहाँ की कुल देवी है, तो यहाँ पे आप दर्शन कर लीजिए। ठीक है। तो वहाँ पे एक बंदा था, उसने बोला क्या परेश भाई, ओ माय गॉड में तो बोलते थे। मैंने बोला बेटा वो भी एक्टिंग थी, ये भी एक्टिंग ही है। बट आई पर्सनली डिसलाइक एनी काइंड ऑफ रिलीजन को ये करना, रिलीजन का सहारा लेके करना। आई हेट दैट, नॉट इवन डिसलाइक, आई हेट दैट। पण परेश भाई, मग आता याच्यामध्ये तुम्ही ज्या पक्षामध्ये होता त्या पक्षावर सगळ्यात महत्त्वाचा आरोपच हा आहे की तो धर्माचं, जातीचं राजकारण करतो आणि त्याच्यातनं तो उभा मैं नाही ये का? समझता हूँ कि मुझे लगता है ये यहाँ से वहाँ से शुरू हुआ है कि जिस दिन VP सिंह साहब जैसे PM बने, सीधे जामा मस्जिद भागे थे बुखारी साहब के आशीर्वाद लेने के लिए। मुझे लगता है उसी शाम को रथ यात्रा का प्लान हुआ होगा। ये क्या होता है कि आप ये करो तो भाई हमारे पास कौन सा कार्ड है, वहाँ से ये शुरू हुआ होगा। और दूसरी बात है कि ये मेरा नॉलेज है, मेरा असेसमेंट है, आई मे बी एंटायरली रॉन्ग, लेकिन पहले मुस्लिम लीग बनी थी, हिंदू महासभा बाद में बनी है। तो अगर आप एक झंडा पकड़ोगे तो फिर हम भी दूसरा झंडा पकड़ेगी, ये बात होती है। इसमें कौन कितना सही है, कौन कितना गलत है, उसमें हम नहीं जाएंगे, बट ऐसे बात शुरू होती है। और मैं नहीं मानता हूँ, मैंने तो मेरा जो किशन वर्सेस कन्हैया ड्रामा जो है मैंने पार्लियामेंट में किया है, मैंने RSS वालों के उनके लिए भी किया है। और बिल्कुल इनफैक्ट इस्कॉन के अंदर BK मोदी करके थे जो बड़े अपने हैं बिजनेसमैन, उनकी 60th बर्थडे थी, तो उन्होंने, उनके दामाद ने ड्रामा सिंगापुर में देखा हुआ था, तो उन्होंने बोला ससुर को कि भैया आप ये ड्रामा रखिए, ये ज़बरदस्त ड्रामा। तो उन्होंने रखा। उस दिन इस्कॉन के अंदर फर्स्ट रो में हु इज़ हु ऑफ द रिलीजियस फ्रेटर्निटी सबके महारथी बैठे थे, जैन धर्म के, क्रिश्चियन के, मुसलमानों के। और उनको देख के हमारे में ज़्यादा इंटेंसिटी आ गई थी।
तो हमने बिल्कुल और दबा के परफॉर्म किया था। जैसे ख़त्म हुआ, सब लोग अंदर आए, तो मैं सबको आंख में आंखें डाल के पूछ रहा था आपको कैसा लगा। तो बोलते थे आपकी बात बहुत सही है, उन लोगों को ये नहीं करना चाहिए। अब ये उन लोग, सब ने ये जवाब दिया था आपकी बात बहुत सही है, उन लोगों को ये नहीं करना चाहिए। तो हमने, न मुझे आरएसएस वालों ने कभी रोका है, न किसी ने टोका है कि ये ड्रामा मत कीजिए आप, क्योंकि बात हम सही करते हैं। और मेरा जो प्ले जो है किशन वर्सेस कन्हैया, तो फार फार तीखा, स्टिंगिंग देन ओ माय गॉड। ओ माय गॉड तो आपको लगेगा इट्स लाइक अ पिलो फाइट, इतना लाइट वेट है। बट ये जो है बहुत तीखा है। अभी हमने 7 तारीख को एनसीपी में शो किया उसका, तो हमको तो कोई प्रॉब्लेम नहीं है। पण परेशभाई, मग असं असताना तुम्हाला काय वाटतं, खासदार म्हणून पण आणि ऍक्टर म्हणून पण सलग 2 वेळेला जाहीरनाम्यात विकासाचा मुद्दा पहिला पाहिजे का राम मंदिराचा मुद्दा? विकास, मुझे किसी ने एबीपी का ही दिवंगत पत्रकार एबीपी का है ना, उन्होंने 2014 या 15 में प्रेस कॉन्फ्रेंस पूछा था कि आपको क्या चाहिए, राम मंदिर की नरेंद्र मोदी की सेकंड टर्म? मैंने बोला नरेंद्र मोदी की सेकंड टर्म। विकास होगा तो आपके पेट में रोटी आएगी, विकास नहीं होगा तो न राम रोटी देगा न अल्लाह रोटी देगा, कोई नहीं देगा। विकास होना चाहिए तब जाके बात बनती है, बाकी सब ढकोस लायक खोटी बात है। परेश जी, आपको शायद पता होगा कि जैसे इलेक्शंस नज़दीक आ रहे हैं, वैसे 600 कलाकार मोदी के पीछे जी, खड़े जी। रह रहे हैं, 900 कलाकार उनका ये विरोध सब कर रहे निकलते हैं। हैं, ये बोलते हैं ना, हाँ, तो ये सब निकलते हैं, इलेक्शन के टाइम निकलते हैं। नहीं, तो मेरा सवाल ये था कि ये जो है अभी कोई खुला विरोध कर रहा है, कोई उनके बाजू में खड़ा हो रहा है, लेकिन ये जो 5 सालों में हमने देखा, जो भक्त कहलाते हैं उनके ऊपर आरोप होता है कि आप भक्त हैं, आपको फिर एफटीआई का अध्यक्ष बनाया जाता है, आपको अवार्ड मिलता है, और जो भक्त नहीं होते उनको अवार्ड वापसी करनी पड़ती है। तो ये जो कलाकार, लेखक या जिनको उनको हम अवार्ड कब मिला था? जब वो भक्त थे उस पार्टी के, तब उनको अवार्ड मिला था। दूसरी बात, एफटीआई का अच्छा मुद्दा आपने उठाया। मैंने ये कहा था कि जो लोग डेमोक्रेसी की बात करते हैं उन लोगों ने गजेंद्र सिंह चौहान को तो सुना ही नहीं। अगर गजेंद्र सिंह चौहान ने मान लीजिए 2-3 गलत फिल्में की होगी, उनका बॉडी ऑफ वर्क उतना नहीं रहा होगा नसीरुद्दीन शाह के जितना, बट वो आए थे दूसरा काम करने के लिए, वो मैनेज करने के लिए आए थे, टू रन द इंस्टीट्यूशन, वो अलग है। कम से कम उनको सुना तो होगा, कम से कम उनसे रोड मैप तो देखा होगा कि भाई आप क्या करने आए हो। उनको सुने समझे बगैर उनको रिजेक्ट कर देना क्योंकि बीजेपी का आदमी है, ये गलत बात है। मैं उसमें मानते हैं पूरा मौका दूं उनको, शायद वो उनके बताने के बाद हमको ये पता चले या उनको भी पता चले कि भैया मैं मिसफिट हूँ इस काम के लिए। वो तो उनको मौका भी नहीं दिया गया क्योंकि बीजेपी का है। ये जो यार्ड स्टिक जो लगती है ना, ये सरासर गलत है। और जो करने वाले हैं उन्होंने भी कोई अच्छा काम नहीं किया है। तो नहीं, तो मेरा थोड़ा और ये सवाल था कि हम जिनको बुद्धिजीवी, मतलब एक्टर्स हो, लेखक हो, थिएटर में काम करने वाले हो, इनके तरफ हम एक अलग नज़रिए से देखते हैं। तो इन्होंने ऐसे पॉलिटिक्स के बारे में हमेशा बात करना या उसमें घुसना या विरोध करना ठीक है? आपको क्या लगता है? बिल्कुल ठीक है, डेमोक्रेसी है, करना चाहिए। लेकिन खाली मुझे टाइमिंग को लेकर ही मेरा सवाल होता है कि अब क्यों निकलते हैं, पहले क्यों नहीं निकले। और अभी भी चलो दांतेवाड़ा में हो गया है, और नक्सलियों ने जो कर दिया है हमला, उसके बारे में कोई कैंडल मार्च नहीं है कि हिंदू की कैंडल अलग है, मुसलमान की कैंडल अलग है। ये जो स्कैंडल मार्च जो है ना, उसके टाइमिंग को लेकर ही मेरा विरोध है, और कुछ नहीं। परेशभाई, कलाकारांची किंवा कोणाचेही, लेखक असतील, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर आपलं मत काय आहे? कारण अरुंधती रॉय यांच्याबरोबरचा जो वाद झाला होता त्यावेळेला तुमचं म्हणणं होतं की तुमचं पण एक अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे, तुम्हालाही एक मत तुम्ही त्यावेळेला ट्विटमधून व्यक्त केलं होतं ते, तर याविषयी तुमचं मत काय? अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला सीमारेषा हवी? मैं ये समझता हूँ कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो मैं माँ बहन की गाली नहीं दे सकता किसी को, पब्लिकली अब्यूज़ नहीं कर सकता किसी को, उसे मैं फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं कहूँगा। अब्यूज़ ऑफ स्पीच, अब्यूज़ ऑफ फ्रीडम है वो, तो मैं उतना मानता हूँ। बट आप सही तरीके से, सही ढंग से अगर आप करते हैं, एक लेवल पे एक डिग्निटी रखते हुए, ऐसा होना चाहिए। बाकी इसके अंदर बहुत ही वाद विवाद है, बट मेरा अपना पर्सनल मानना ये है, बट होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए। मग नरेंद्र मोदींवर टीका केलेली चालेल, पण आर्मीवर टीका हा जो प्रश्न त्यावेळेला उपस्थित झाला होता,
त्याविषयी स्पेशली? हाँ, but नरेंद्र मोदी की टीका करो, नरेंद्र मोदी अच्छा पीएम है, आप करो उसके ऊपर टीका, वो पब्लिक उसके अंदर आर्मी नहीं है यार। आर्मी जो जो करती है, आर्मी के बारे में सवाल उठाते हो। अभी ये राफेल का मामला है, अभी राफेल के मामले में ये हुआ है कि मैं ये बोलूँ कि मेरे प्लेन में ये लगने वाला है, जो भी दुश्मन कंट्री उनको पता चलेगा अच्छा ये लोग ये सामान लेकर आ रहे हैं, तो ये हमको नहीं डिक्लेयर करना। ये सीधी सादी बात है। आप शोरूम से गाड़ी उठाते हो, खाली खोखा उठाते हो, उसकी प्राइस अलग है, लेकिन ये बोलेगा साहब मैं आपको ये म्यूजिक डेक डाल के देता हूँ, ये एसी डाल के देता हूँ, ये एयरबैग डाल के देता हूँ, अंदर ये सब झकास करके देता हूँ, तो उसकी प्राइस अलग होगी। ये सिंपल इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो ये ऐसी जो बातें हैं उससे बचना चाहिए, मैं इतना ही समझता हूँ। तर अभिनेते आणि नेते परेश रावल आपल्या कट्ट्यावरती आहेत. अभिनयापासून त्यांचा प्रवास सुरू झाला तो राजकारणापर्यंत कसा आला, राजकारण त्यांना काय अनुभव देऊन गेलाय, या सगळ्याबद्दल त्यांच्याशी आपल्या गप्पा सुरू आहेत. या गप्पा अशा सुरू राहतील, पण एका छोट्याशा ब्रेक नंतर पाहत रहा माझा कट्टा. ब्रेक नंतर माझा कट्ट्यावरती आपल्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत. परेश रावल आज आपल्या सोबत आहेत आणि खूप इंटरेस्टिंग गप्पा त्यांच्यासोबत सुरू आहेत. सर, पीएम नरेंद्र मोदी सिनेमा पण परफेक्ट टायमिंगला आला. तो आता निवडणूक आयोगानं रिलीज नाही करणार सांगितलं. बरोबर आहे. एक ऍक्टर किंवा डिरेक्टर एक प्रपोगंडा घेऊन, एक अजेंडा घेऊन अशा वेळेला सिनेमा घेऊन येणं, यावर तुमचं मत काय? नहीं, आप क्यों ऐसा बोलते कि उसका एजेंडा है? उनको फिल्म बनानी है, उन्होंने फिल्म बनाई है, तो क्या हो गया उसके अंदर? वो विवेक ओबेरॉय ने बड़ा कमाल का जवाब दिया था, बोलता आप न्यूज़ वाले हो, आप भी अपना व्यू पॉइंट रखते हो, आप भी ओपिनियन मेकर हो, तो आप इलेक्शन के टाइम क्यों उसके इलेक्शन के प्रोग्राम करते हो? उसके पहले क्यों नहीं करते? तो आप भी ओपिनियन मेकर हो। मुझे तो नहीं लगता उसमें कोई बात गलत है, और इलेक्शन कमिशन ने किया है वो भी सही है. नाही, तुम्हाला काय वाटतं ते सिनेमाचं म्हणजे जे प्रदर्शन त्याचं थांबवलं ते बरोबर झालं का चूक झालं? मैं अगर सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है, माने सैंक्शन कर दिया है, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने किया है, तो इलेक्शन कमीशन की अपनी कोई गाइडलाइन होगी. बट अगर आप फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हो, इनको भी आने दो, क्या बुरा है? क्या बुरा है? माने आप लोगों की बुद्धिमत्ता पे विश्वास नहीं है, लोगों की समझ पे विश्वास नहीं है, आपको विवेक ओबेरॉय की एक्टिंग पे विश्वास है कि वो बिल्कुल मोदी के फेवर में सब कर देंगे, तो ये गलत बात है, ये तरीका गलत है देखने का. तो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन था कि उनको रिलीज होने दो, वो सही था. इलेक्शन कमीशन का रिजल्ट अभी इलेक्शन कमीशन है, और जो दबावात गेलं इलेक्शन कमिशन असं वाटतं तुम्हाला? यार एक बात ये भी मैं एक नोशन जो है वो क्लियर कर दूं, जो मोदी गवर्नमेंट को लेकर कहा जाता नाही, है. दबावात म्हणजे की आता विरोधी पक्षांचा दबाव आला आणि त्याच्यामुळे त्यांनी तो प्रदर्शन रोखलं असं तुम्हाला नहीं, वाटतं? दबाव में आना तो मोदी जी के रूलिंग पार्टी हम लोग है, उनके दबाव में आए, ऐसा कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. आई डोंट थिंक सो. आपण कलाकार आहात, कलेवरती आपलं सच्च प्रेम आहे, पण मग जेव्हा ही कला म्हणजे फिल्म हे माध्यम जेव्हा एखाद्याच्या प्रमोशनसाठी किंवा डिमोशनसाठी वापरलं जातं, जैसे की पीएम मोदी तो वो उनका प्रमोशन हो गया, आणि मनमोहन सिंगांचं जो आलेला ॲक्सिडेंटल प्राईम मिनिस्टर, त्याच्यामध्ये असं होतं की खूप टीका झाली. म्हणजे खरोखरच पीएमवरती, आपल्या एक्स पीएमवरती इतकं बोलणं योग्य आहे का, संयुक्तिक आहे का? तो आपको क्या होता है? आपको बुरा लगता है, आपको दुख होता है, आपकी फीलिंग क्या होती है जब फिल्म जैसा माध्यम है उसका ऐसे इस्तेमाल किया जाता है? ऐसे इस्तेमाल माने क्यों? उसमें क्या, जो किताब निकली थी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर की, किताब पहले निकली थी, फिल्म बाद में बनी है. हम देखें हॉलीवुड के अंदर कितने सारे ऐसे निकले हैं सब्जेक्ट, JFK है, निक्सन है, फ्रॉस्ट एंड निक्सन, ऐसी कई सारी फिल्में हैं, सबके अंदर ऐसा होता है. अगर हमें हमारी सोसाइटी को वाकई हम डेमोक्रेसी कहते हैं, तो अगर हमें मजबूत बनाना तो इस किस्म का मटेरियल आना चाहिए, उसको देखना चाहिए, क्यों नहीं? व्हेन एवरीथिंग इज ओपन टू इंस्पेक्शन एंड ऑल द इंट्रोस्पेक्शन, व्हाई नॉट? तो फिल्म भी एक जरिया है, जैसे न्यूज़पेपर है, जैसे मैगजीन है, वो भी है ना, वो भी पब्लिक डोमेन में ही आता है ना, तो वैसे फिल्म भी आती है. फिल्म से क्या बुरा है? परेश जी, पीएम नरेंद्र मोदी चित्रपटाचं पोस्टर काही दिवसांपूर्वी रिलीज झालं. त्याच्यावर जावेद अख्तरजी आणि समीरजींचं नाव गीतकार म्हणून That त्यांना was न shocking. विचारता. That was really shocking. Somebody played a mischief. That is extremely shocking and that should not be pardoned. It has to be dealt severely. माने
पनिश करना चाहिए, जो भी है वो। गेल्या वर्षीच एका इंटरव्ह्यूमध्ये वगैरे तुम्ही सांगितलेलं की मुझसे ज्यादा बेहतर मोदी जी का रोल कोई नहीं कर सकता. वो तो आज भी कहता हूँ. पण आता या चित्रपटातच विवेक ओबरॉयनं तो रोल केलाय, त्यावर तुमचं मत किंवा तुमचा एक अनुभव काय आहे? नहीं, दैट विल बी वेरी अनफेयर. एक एक्टर करता है, वो उनका अप्रोच क्या है, उनकी सोच क्या है, उसको मैं बैठ के एसेस करूँ या जजमेंट पास करूँ, दैट इज अनएथिकल. तो मैं वो नहीं करूँगा. लेकिन एक होता है ना कि मैं समझ, मुझे समटाइम यू फील इट इन योर बोन कि भैया एक मैं करके निकल जाऊंगा, मुझसे बेहतर कोई नहीं कर सकता. इट्स लाइक दैट. पण का असं असं म्हणजे असं काय आहे की तुम्हीच करू शकता चांगलं? मुझे, क्योंकि मैंने सरदार पटेल किया हुआ है, तो कुछ क्वालिटी सरदार पटेल के नरेंद्र मोदी की मिलती जुलती है. दैट इज वाई. तुम्हाला कोणतं त्यांचे सगळ्यात म्हणजे ह्या दोन पर्सनॅलिटी ज्या तुम्ही म्हटलात त्यांच्यामध्ये काय साम्य दिसतात आणि मोदींची अशी कोणती वैशिष्ट्य जी तुम्हाला वाटतं की ती तुम्ही जर केलं असतं किंवा जेव्हा कराल, काही हा एकच सिनेमा नाही, परतही पुढं कोणीतरी करू शकेल, तर ते तुम्हाला समोर आणायला आवडेल लोकांच्या, तो त्यांच्या व्यक्तिमत्वामधला भाग? इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग, म्हणजे जर तुम्ही मोदींचा रोल कराल तर असं मोदींमध्ये काय आहे की जे हिज तुम्हाला आईज, अच्छा हिज आईज, उनकी आंखों में वाकई देयर इज अ डीप एंग्विश कि मुझे मेरे देश के लिए ये करना है और मैं कब करूँगा और मुझे करना है. और मैं अगेन आई विल रिपीट माई सेल्फ, मैं जब जब उनको मिला हूँ और मैं काफ़ी बाकी के लीडर को भी मिलता हूँ, तो ऐसा लगता है कि मैं उनको मिलता हूँ, लगता है मैं लीडर को मिल के आया हूँ. बाकी लोगों को मिलता हूँ तो मैं डीलर को मिल के आया हूँ. एक वाकई में सच बोलता हूँ, ये फैन बॉय मोमेंट नहीं है. जो वॉट एवर आई फेल्ट की एक ऊर्जा लेकर आता है आदमी, एक मकसद लेकर आता है. हाँ यार, करना चाहिए, हम क्यों नहीं करें. ऐसे कितने लोग हैं जो आते हैं वहाँ पे पार्लियामेंट के अंदर और मिलते हैं मोदी साहब को, तो बोलते हैं यार करना है, हमको करना है. तो ये जो बात है वो, पण तुम्हाला आत्ताच्या पार्लमेंटमध्ये असे फक्त एकटे मोदीच दिसले की ज्यांच्यामध्ये ही क्वालिटी आहे, बाकी असे भेटले नाहीत लोक? पता नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया होगा. मोदी असताना फक्त मोदींच्यावरच लक्ष? नहीं, ऐसा नहीं है, बट काफी बाकी के यार, आप क्या एक आदमी को जब देखते हो ना, तो वो तो जो बोले देखते हो, उसका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड भी देखते हैं आप कि आप कहाँ से निकले हो. आपने कोई ओहदा नहीं लिया है. आपकी मैनेजरियल मैनेजमेंट एबिलिटी क्या होगी और किस क्वालिटी की होगी कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि भैया आप गुजरात के सीएम बन जाओ. ही वॉक्स इनटू द असेंबली स्ट्रेट एज सीएम एंड ही वॉक्स इनटू द पार्लियामेंट स्ट्रेट एज पीएम, नथिंग इन बिटवीन. ये क्या होगा? ये तजुर्बा तो उनको कुछ था ही नहीं. कोई पोर्टफोलियो नहीं संभालना, कोई दफ्तर नहीं, कोई गवर्नमेंट नहीं, कुछ नहीं. ये क्या बातें थी. और पॉलिटिक्स के अंदर, ट्रस्ट में, यू ऑल्सो नो कि मैनेजमेंट कैसे किस किस्म के लोग होते हैं, उनके बीच में रहकर आपको काम करना है. ये बहुत बड़ा आपका सुलझा हुआ दिमाग चाहिए, क्लैरिटी चाहिए, अंदर का आपका पूरा स्लेट साफ चाहिए, तब जाके बात होती है. नहीं तो अगर आप में थोड़ी सी भी स्वार्थ है, देन यू आर मोस्ट वल्नरेबल. मुझे आपसे कोई उम्मीद नहीं है, आई एम इक्वल टू यू. तो ये जो बिना स्वार्थ की राजनीति में जो उतरता है ना आदमी, उसका कैरेक्टर अलग होता है, वो ताकत अलग होती है. डोळ्यांचा विषय निघाला, तुम्ही मोदींच्या डोळ्यांबद्दल बोललात. राहुल गांधींच्या डोळ्याबद्दल तुमचं मत काय? राहुल गांधी संसदेमध्ये पण डोळे मारतात आणि ते बऱ्याच वेळा असं म्हणतात की मोदी माझ्या डोळ्यात बघू शकत नाही, मेरे आंखों में आंख डाल के मोदी जी बात नहीं कर सकते. आपके उनके आंखों के बारे में क्या ख्याल है? जो दिमाग से अंध हो, उसकी आंखें खुली भी हो तो भी अंधा ही होता है यार. और ये आप वहां जाके जो मोदी जी को जिस तरह ऐसे ऐसे कर रहे थे, ये क्या होता है? आपकी जो अपब्रिंगिंग जो होती है ना, वो काम आती है. आपने मनमोहन सिंह का ऑर्डर जो फाड़ दिया था भरी सभा में, वो वाकई सच अ जेंटल सोल, उनका फाड़ दिया था आपने. माने आपने शायद एक बार कहा होगा मनमोहन सिंह, उठिए उठिए, वो उठ जाते होंगे. आपको लगता है हर कोई प्राइम मिनिस्टर ऐसा होगा. इसके लिए आप वहां पे गए, मोदी साहब की सीट के ऊपर, उठिए उठिए मुझे गले मिलना है. बड़े भूल गए थे कि वो मोदी है. नहीं, पिछले कुछ दिनों से तो इनकी आंखों के बारे में, और ये क्या बड़े फ्रिवलस, नॉट इवन चाइल्डिश,
इट इज एब्सोल्युटली इडियोटिक. तुम्हाला काही तुम्हाला राहुल गांधी आवडत नाहीत अजिबात? नहीं नहीं वाला आवड़ते पण क्या लगता है यार, उनको भी बहुत रिलेक्टेंट पॉलिटिशियन मुझे ऐसा लगता है. नाही, तुम्ही आता म्हणालात की दिमाग के अंधे. हाँ तो इबाक अभी आप ऐसा करोगे तो क्या है माने, आपको जो बोला जाता है वो करते हो. आपको ये भी नहीं है कि भैया मुझे अपने आप को प्रिपेयर तुम्हाला काय करना है. वाटतं त्यांना कुणीतरी जाऊन सांगितलं होतं की जा आणि मोदींना मिठी मारा? नहीं 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 नहीं, ये अपने दिमाग से गए होंगे. किसी को पूछा होता ना, बोला था नहीं करते यार, ऐसा बैठे रहो यहाँ पे. वो प्राइम मिनिस्टर है यार, कोई मेले में बिछड़ा हुआ भाई नहीं है आपका. बट किसी को पूछा ही नहीं होगा ना, उनको लगा आज मैं ऐसा कुछ करके दिखाता हूँ. मेरी यही सोच तो यही रही होगी. मागच्या काही दिवसामध्ये राहुल गांधींचा परफॉर्मन्स वाढला, खास करून 4 राज्यामध्ये ज्या पद्धतीने काँग्रेसला विजय मिळाला, तरी भाजपकडनं राहुल गांधीला ज्या पद्धतीनं तुम्ही शब्द वापरला की दिमाग के अंधे पप्पू, अशा पद्धतीने रिड्युक्यूल करणं. नहीं, मैं दिमाग के अंदर जब आंखों की बात निकलती ना, उसके उसके कॉन्टेक्स्ट में आपने कहा, फिर भी एक बीजेपी का एक गुट होता है कि वो उसको पप्पू कह के उनको सब बुलाते हैं. हर एक दो. मोदी जी के लिए देखिए ना कितने सारे लफ्ज इस्तेमाल किए गए. गलत सलत जो भी कुछ है तो सब करते रहते हैं. हाँ, दोनों साइड से होता है ये. तो ये आपको लगता है कि राजनीति में ये ठीक है, अच्छा है, ये ऐसा ही होना चाहिए? बिल्कुल अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है. मुझे पता नाही की आपको ये बात किसी ने बताई है या नहीं बताई है, पण खूप जणांचं असं म्हणणं आहे की तुम्ही जेव्हा बोलता तेव्हा मोदी बोलतात असं वाटतं. तेव्हा डोळे बंद करून बघितलं तर कळत नाही, कन्फ्युजन होतं की परेश रावल बोलतात का मोदी बोलतात. नहीं 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 नहीं, मुझे बोला था एक बार, वो दिग्विजय सिंह जी ने भी कहा था कहीं पे कि परेश भाई ने ट्रेन किया है. तभी मैंने जवाब दिया, तो मैंने बोला था मोदी जी पोएट है नंबर 1, तो उनको पता है मीटर क्या होता है, लैंग्वेज में ध्वनि क्या होता है, फोनेटिक वैल्यू क्या होती है वर्ड की, कैसे सम पे आना है, कैसे नीचे उतारना है. वो हर पॉलिटिशियन अपने हिसाब से करते रहता है. जैसे लालू जी भी हैं, उनका अंदाज बयां कुछ अलग है. आठवले साहब है, रामदास आठवले साहब, अरे वो भी रंगीन है अंदाज बयां. तो ये मोदी जी का है, माने ये परेश रावल की इसके अंदर कोई कॉन्ट्रीब्युशन नहीं है. तुमच्या ज्या भूमिका आहेत त्या आता मगाशी ज्ञानदानं खूप त्यांच्याबद्दलचा उल्लेख केला. म्हणजे मला तर बाबूभाई ही भयंकर आवडलेली भूमिका आहे. तुम्हाला कोणता तुमचा रोल आवडतो? सरदार, तमन्ना, रोड टू संगम, ऑफकोर्स बाबूभाई दयार, अपना ओए लक्की लक्की ओए, मुंबई मेरी जान, ये सब मुझे बहुत अच्छे लगते हैं. मुझे इनफैक्ट डार्क सिनेमा या डार्क ड्रामा होता है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है. वी शुड से समथिंग. सिनेमांचा विषय निघालाय म्हणून तुमचं अगदी लेटेस्ट काम म्हणजे उरीमधलं अजित दोभालांची भूमिका तुम्ही केलीत. त्या सगळ्या प्रक्रियेच्या मे बी तुम्ही जवळ होता, तुम्ही राजकारणात होता, त्याचा काही फायदा झाला का? ती भूमिका निभावताना मनात भावना काय होत्या? कारण तुम्ही खूप सच्चे देशप्रेमी पण तुमच्या बोलण्यातनं वाटतं. मुझे मजा इस बात का आया था कि जब ये उरी का हुआ ना, जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक हमने किया ना, मुझे एज अ इंडियन बहुत खुशी हुई थी. नहीं तो हमको लगता था हम साले इम्पोर्टेंट हो गए हैं यार, कोई भी आता है हमको मार के चला जाता है. देखिए ये आर्मी जो है, ये बहादुर आर्मी तो कब से पहले भी बहादुर थी, पहले भी मर्द आर्मी थी. तो कमी क्या थी? हमारी पॉलिटिकल विल में कमी थी. ये मैं मोदी साहब की बढ़ाई करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट हुआ कि हाँ यार हम कर सकते हैं. व्हाट वी नीड अ पॉलिटिकल लीडरशिप, स्ट्रॉन्ग विल. और 26/11 में हुआ तो यही आर्मी ने बोला था मनमोहन सिंह जी को, भैया हम अटैक कर सकते, बोलते नहीं मत करो मत करो. और जब ये होता ये नहीं कि सामने कितने मरे उससे कुछ, हम रिप्लाई दे सकते हैं, हम रिस्पॉन्ड कर सकते हैं. तो आज देखिए, आज फायदा ये हुआ कि आज इमरान खान ने बोला कि बीजेपी जीतेगी तो शांति के चांसेस ज्यादा, बिकॉज इग्नोर की मर्द आदमी है. अगर आपको डील करना है मर्द आदमी के साथ करो, किसी कच्चे के साथ मत करो, किसी बच्चे के साथ मत करो. मर्द आदमी के साथ करोगे तो आपकी शांति है बरकरार रहेगी, तब जाके फायदा होता है. तो मुझे इस बात की खुशी हुई थी. और दूसरी बात है कि मैं पर्सनली डोभाल साहब का, ये तो अभी आया डोभाल, बहुत बड़ा फ़ैन हूँ. आप डोभाल साहब की कहानियाँ देखिए, उनके बारे में पढ़िए, आपको पता चलेगा. और हम जिस किस्म के स्पाई समझते हैं ना, ये वो लोग नहीं, आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ से कहाँ आ गए, कहाँ आए हो कहाँ चले गए. वेरी नॉन डिस्क्रिप्ट, वेरी जिसको बोलते हैं ना कि सेल्फलेस, बैकसीट में रहने वाले लोग हैं ये, और ये अपना काम करके निकल जाते हैं. तो उस किस्म के कैरेक्टर करना
भाग्यशाली है। और कुछ नहीं। परेशभाई, डोभालपेक्षा एक सगळ्यात मोठं कॅरेक्टर जर तुम्ही या देशातलं केलं असेल तर सरदार, आत्ताच त्याचा उल्लेख झाला. सरदार पटेल तुमच्या हृदयाच्या किती जवळ आहेत आणि 1994 साली तुम्ही तो पिक्चर केला होता. एवढ्या वर्षांच्या कालावधीत देशानं त्यांचा उचित सन्मान केला असं वाटतं का, आणि केवळ स्टॅच्यू ऑफ युनिटी म्हणजे त्यांना सलाम ठोकला असं होतं का? एक शुरुआत तो है, एक अवेयरनेस तो है. पहले तो आपने उनको बिल्कुल मार्जिन में डाल दिया था, हमको पता ही नहीं था. हमको भी जब गुजरात के अंदर पढ़ाया जाता था कि सरदार पटेल थे, उनको बॉयल हो गया था यहाँ पे, तो वो कुछ आयन कह लिया, यहाँ पे लगाया, फोड़ दिया, उतना ही सरदार पटेल के बारे में जानते थे. ये तो सरदार पटेल के बारे में जब मैं पढ़ता गया तब जाके हमको पता चला फिल्म के टाइम कि यार ये तो क्या क्या प्रतिभा थी. ये नहीं होते तो हमारी हालत बहुत बुरी होती, देश के टुकड़े टुकड़े हो गए होते. परेशजी, तुमच्या मूळ क्षेत्राकडे मी तुम्हाला आणतो, अभिनयाकडे आणतो. राजीव सरांनी पण तुम्हाला आत्ता सांगितलं की तुमचा बाबूराव गणपतराव आपटे कुणाच्याही मनावरचा ठसा कधीही पोचू शकणार नाही. आणि आम्हाला सगळ्यांना उत्सुकता ही आहे की ते कॅरेक्टर, ते पात्र त्याच्या मराठी पात्र आहे. तर हे कॅरेक्टर आम्हाला असं कळतं की कलाकार लोक तुम्ही सर्वसामान्य माणसातच शोधत असता. हे कॅरेक्टर तुम्हाला मिळालं कुठे? One of very dear friend of mine and a genius of a music director, Rajat Dholakia, and he is a son of Dilip Dholakia. He was a chief assistant to Lakshmi Pyare जी. उनका बेटा जो हमारे ड्रामा में म्यूजिक देता है, उनके साथ हमने म्यूजिकल प्ले भी किया था. His body language, here that typical kind of a body language, तो वो है नहीं, काइंड ऑफ अ थोड़ा धुनी आदमी है. बॉडी लैंग्वेज वहाँ से ली थी. आणि बोलणं ते बोले मेरे घर के बाजू में है एक, अभी नाम उसका रतीलाल है, बट सतारा की कहीं का रहने वाला है. उनका ये सुर था. परेशजी, हिंदी आणि गुजराती रंगभूमी हे तुमचं स्वतःचं क्षेत्र आहे, आणि गुजराती आणि मराठी ह्या भाषा भगिनी आहेत. या दोन्ही रंगभूमींमध्ये सतत देवाणघेवाण होत असते, आणि तुम्ही एक प्रेक्षक म्हणून गेली अनेक वर्ष सातत्यानं मराठी रंगभूमी बघायला जाता. गेल्या काही वर्षात तुम्हाला नेमकं काय आवडलंय, आणि मराठी रंगभूमी आणि तुमचं नातं काय? मराठी रंगभूमि यहाँ है, मोस्ट इनोवेटिव रंगभूमि मराठी रंगभूमि है. और उसमें से जो गुजराती में तो काफ़ी प्ले लिए हैं, बट मुझे आश्चर्य होता है, आनंद आश्चर्य होता है कि कितनी सारी टैलेंट मराठी के अंदर. मैं अभी वही बता रहा था कि ये प्राजक्त देशमुख देव भावड़ी का राइटर है, क्या खाता होगा, उसने क्या खाया होगा इस उम्र में, ये ज्ञान लेकर आया, ये सूझ लेकर आया. ये क्या होगा यार. कितने सर, मैं हमेशा कहता हूँ कि मुझे हमेशा मराठी एक्ट्रेसेस के साथ काम करना होता तो कमिटमेंट पहले, और एक फ्रेशनेस होती है, और सबसे बड़ी बात है भाषा शुद्धि होती है उनकी. वरना सब जगह देख रहे हैं हम, जो कॉन्वेंट वाले जो आ गए हैं, जो बड़ा ही हालत ख़राब हो गई है थिएटर की, तो उसके अंदर ये जो भाषा शुद्धि वाली जो एक्ट्रेसेस आती है, बड़ा अच्छा लगता है. और सब्जेक्ट मैटर का नावीन्य मराठी के अंदर जो आता है, वो ये बता रहा है कि जालना के किसान लोग प्ले करते हैं, आप कभी सोच ना सको. तो बहुत भाग्यशाली है. और मैंने ये भी कहा, मैंने बोला अगर मैंने मराठी में काम करता होता तो मैं जो भी कुछ हूँ उससे थोड़ा बेटर एक्टर होता मैं. और क्योंकि मुझे अच्छे लोगों के साथ भी मेरा काम करने का होता ना, नई टैलेंट, नए डायरेक्टर. आत्ताच उल्लेख केलात की तुम्ही एक नवीन नाटक घेऊन येत आहे. ते नाटक नेमकं कोणतं आणि मराठीचा काही संबंध आहे का त्याचा? नहीं, लेकिन मराठी मैंने प्राजक्त को बोला है, तो प्राजक्त लिखेगा, प्राजक्त ही डायरेक्ट करेगा और मैं एक्टिंग करूंगा. कुठल्या भाषेत? गुजराती और हिंदी. अच्छा. मराठी नाही. पण तुम्ही मराठी थिएटरमध्ये तुम्ही कधी आग्रह धरला नाही? तुमचे इतके मित्र आहेत की एखादा रोल करावा मराठी थिएटरमध्ये अशासाठी? नहीं, क्या होता है कि यार वो स्वार्थीपना है ना, कि यार मैं ये सेम थिंग गुजराती में गुजरातियों को दिखाऊं यार. कुछ अच्छा, हमारे गुजराती के अंदर भी बहुत अच्छे ड्रामा होते हैं, लेकिन होता है ना कुछ अच्छा है तो चलो, जैसे एक काटकोण त्रिकोण मैंने देखा था, मतलब ये ड्रामा मुझे करना है. अब देव बावड़ी के लिए मैं कर नहीं सकता, क्योंकि पहले तो मेरे पास ऐसी 2 एक्ट्रेस चाहिए जो सिंगर भी हो, और ये जो सब्जेक्ट मैटर है वो मराठी में तो मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की, कुछ सिमिलरिटी मिल जाए, लेकिन वो हुआ नहीं है. नहीं तो मैं गुजराती के अंदर करता है. तुम्ही मराठीतली किती नाटकं गुजरातीमध्ये केली आणि तुमचं सगळ्यात आवडतं कोणतं आहे? काटकोण त्रिकोण इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट, क्योंकि थ्रिलर फॉर्मेट के अंदर आप ह्यूमन रिलेशनशिप की बात करते हैं, फादर सन की बात करते हैं. ये जो कहने का, बात करने का जो तरीका है ना, वेरी इंटरेस्टिंग. और विवेक बेड़े का एक
ऐसा जो लिखाई होती है कि एक ग्रेविटी वाली होती है, शैलोनेस होती नहीं है, और एक दर्शन होता है आपको, आपका इंट्रोस्पेक्शन भी हो तो दूसरा भी दर्शन होता है आपको. पण तुमच्यासारख्या विचारी ॲक्टरला हिंदीमध्ये बऱ्याचदा असे रोल करायला लागतात जे त्याचा पैसे मिळतात म्हणून हो लोक हो, करतात, पैसे मिळतात म्हणून. पण त्याचा त्रास नाही होत. नहीं, आपको मैं बोलूं, ये जो मुझे किसी ने बोला था कि यार तू सरदार पटेल करता है और तो कोई फालतू पिक्चर थी जिसमें विलन का रोल मैंने किया, तो मैंने बोला क्योंकि मैं वो करता हूँ इसी वजह से मैं सरदार पटेल कर सकता हूँ, क्योंकि सरदार पटेल में तो मुझे पैसा नहीं मिलेंगे, मैं मांग भी नहीं सकता. तो कम से कम मेरा घर ये पिक्चर चलाते तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि ऐसे पिक्चर की वजह से मुझे मिलने को पण तुम्हाला साधारण कोणत्या टाईपचे रोल करायला आवडतात? म्हणजे विलन, विनोदी, म्हणजे आम्हाला तुमचा विनोदी बघायला फार आवडतं, पण तुम्ही काय एन्जॉय करता? मुझे लगता है कि जो रोल करने में मुझे डर लगे, मुझे लगे यार मैं नहीं कर पाऊंगा, ये जो गई अपनी इज्जत गई इसमें, ये करेंगे तो मरेंगे, उस किस्म के रोल करना मैं ज़्यादा जो चैलेंजिंग हो, अच्छा लिखा हुआ हो. उदाहरणार्थ सरदार पटेल झाला एक, आणि सरदार पटेल है, फिर ये रोड टू संगम है फिल्म के अंदर, फिर ओए लक्की लक्की ओए, 3 रोल किए थे, तो उस किस्म के. तर अभिनेते आणि नेते परेश रावल आपल्या कट्ट्यावरती आहेत. अभिनयापासून त्यांचा प्रवास सुरू झाला तो राजकारणापर्यंत कसा आला, राजकारण त्यांना काय अनुभव देऊन गेलाय, या सगळ्याबद्दल त्यांच्याशी आपल्या गप्पा सुरू आहेत. या गप्पा अशा सुरू राहतील, पण एका छोट्याशा ब्रेक नंतर पाहत रहा माझा कट्टा. ब्रेक नंतर माझा कट्ट्यावरती आपल्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत. परेश रावल आज आपल्या सोबत आहेत आणि खूप इंटरेस्टिंग गप्पा त्यांच्यासोबत सुरू आहेत. परेशजी, आत्ता मराठीचा मुद्दा निघाला. तुम्ही भाजपचे गुजरातमधले खासदार आहात, पण मराठीच्या नावावर जे पॉलिटिक्स इथे चालतं, आता शिवसेना तर भाजपचा सहयोगी पक्ष आहे, MNS आहे, या सगळ्या पॉलिटिक्सबद्दल तुमचं मुंबईकर म्हणून, म्हणजे मुंबईत फिल्म इंडस्ट्री आहे, तुम्ही राहता म्हणून काय मत है? क्या मैं मराठी के मुद्दे पे जो पॉलिटिक्स चलता है मुंबई में, वो चलता है, वो चलाना पड़ेगा, वो चलता रहेगा, फिर वापस ठप हो जाएगा. एवरीबडी नोज द ड्रिल, करने वाले को भी पता है, सुनने वाले को भी पता है, इसका कोई इफेक्ट नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं. अभी धीरे धीरे तो सब बंद हो गया है, अभी ऐसी बातें आएगी ही नहीं. मैं सच बोलता हूँ, ये विकास का मुद्दा जिस तरह से सबकॉन्शियस में घुस गया है, लोग विकास के बारे में ही बात करेंगे, वेदर यू अग्री और नॉट. इस किस्म के मुद्दे काम नहीं आएंगे, देखना. परेश भाई, ड्रामा हो या फिल्म, जब तक पेज पे नहीं होता तब तक स्टेज पे नहीं उतर आता है. तुम्हाला असं वाटतं की आत्ताच्या ज्या हिंदी फिल्म आहेत त्या तेवढ्या स्ट्रॉंग आहेत, खूप चांगल्या आहेत, प्रभावशाली पद्धतीने ते केल्या जातात? हिंदी सिनेमा इज एंटरिंग इनटू अ गोल्डन पीरियड, क्योंकि जिस किस्म के नए नए राइटर वहाँ आ रहे हैं, रिगार्डलेस ऑफ गुड और बैड, यू गेट टू सी द बाउंड स्क्रिप्ट. नए डायरेक्टर आ रहे हैं, नए कलाकार कितने अच्छे आ रहे हैं यार, बहुत मज़ा आता है. और सबसे अहम मज़े की बात यह है, क्योंकि हमने चोरी करना बंद कर दिया हॉलीवुड के सब्जेक्ट, इसलिए क्योंकि हम चोरी करते थे, अभी वो सब ऑफिसर यहाँ पे आ गई है, वो सब कॉपीराइट का केस ठोकते, फिर आपसे पैसे निकलवाते हैं, या तो अब राइट्स लीजिए. अभी राइट्स लेने का जो है प्रोसेस है बहुत लंबा है, तो हम क्या करें, ठीक है भैया, कोई यहाँ की कोई कहानी है उसको लेकर करें, तो दैट्स अ वर्च्यू आउट ऑफ हेल्पलेसनेस हो गया है. बट इन एनीवे माने ये बहुत ही अच्छी दिशा में हम जा रहे हैं. आता एक नवीन प्लॅटफॉर्म आलाय सगळ्या तरुणाईसाठी, वेब सिरीज. त्याला सेन्सॉरशिप नाहीये, त्याच्याबद्दल दुमत आहे की ते असावं नसावं, त्याबद्दल तुमचं मत काय? हा प्लॅटफॉर्म कसा आहे एका नवीन हमारी येणाऱ्या? सोसाइटी है ना उतनी अभी मैच्योर नहीं हुई है कि विदाउट सेंसरशिप वाला मटेरियल हम झेल सके. और कुछ लोगों को क्या हो गया कि हो या ना हो, सेक्स सीन डाल दो, ऐसे ही गाली बकना शुरू कर दो, सिकनिंग यार, कोई ज़रूरत नहीं है उसकी. तो वेब सिरीजला सेन्सॉरशिप पाहिजेच? मुझे पर्सनली पाहिजे. पण मग असं आहे की अभिव्यक्तीचं मग परत आता हे झालं ना, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आपण म्हणतो आणि परत पण हे censorship. स्वातंत्र्य नहीं है, ये स्वच्छंद है ना. ये जो माने आप अनाप शनाप बकना शुरू कर दें, गाली गलौज करोगे, कोई सीन में ज़रूरत है या नहीं है, फिर भी ऐसे ही गाली बोल दो. एकंदरीत सेन्सॉर बोर्डाबद्दल तुमचं काय मत आहे? सेन्सॉर बापरे. बोर्ड आपल्याकडचं नहीं नहीं, नॉट
नॉट डिझायरेबल. तुम्ही आता म्हणालात की सिनेमावाल्यांना किंवा नाटकवाल्यांना सिरियसली फारसं घेतलं जात नाही, तर हे चित्र तुम्हाला राजकारणात सुद्धा बघायला मिळतंय का? कारण सध्या काही अभिनेत्री आहेत ज्यांनी राजकारणामध्ये पदार्पण केलंय, त्यांच्याबद्दल इतर उमेदवारांकडनं काही आक्षेपार्ह विधानं निघतात किंवा पर्सनलाइज स्टेटमेंट असतात, तर ते तुम्हाला काय वाटतं त्याबद्दल? तो संजय निरुपम साहब ने नहीं बोला था स्मृति जी को ठुमके लगाती है, तो संजय निरुपम साहब उर्मिला जी के बगल में खड़े हैं. परेश जी, ये तो पोएटिक जस्टिस है ये. परेशभाई, आप भाजपमध्ये येण्याच्या आधी तुम्ही पॉप्युलर होतात, पण भाजपमध्ये आल्यानंतर तुमच्यावर कम्युनल झाल्याचा आरोप झाला. खास करून मोदी भक्त ही टॅगलाईन तुमच्याकडे खूप लावली जाते, तर त्याचं कुठं गिल्टी वाटतं का, तुम्हाला प्राऊड फील करता त्याबद्दल? मुझे बिल्कुल गिल्ट नहीं हो रहा है. अरे मैटर ऑफ फैक्ट है, इसमें प्राउड वाली भी बात नहीं है और गिल्ट वाली भी बात नहीं है. मुझे एक अच्छा आदमी मिला है, देखा है मैंने, जो काम करते हैं निष्ठा से, उसका भक्त बनने में कोई शर्म नहीं है. और बीजेपी का इसके लिए क्योंकि जो राष्ट्र में मानते, अच्छा मैं उस राष्ट्रवाद की बात नहीं करता हूँ कि जिसमें मुसलमान का ये और उसका वो, वैसे राष्ट्रवाद की मैं मानता भी नहीं हूँ. मैं कई बार कह चुका हूँ कि मैं उस हिंदुस्तान की कल्पना भी नहीं कर सकता जहाँ पे अब्दुल कलाम आज़ाद ना हो, नसीरुद्दीन शाह ना हो, अमजद अली खान ना हो. मैं ऐसा हिंदुस्तानी हूँ ही नहीं. तो मुझे बहुत अच्छा लगा. दूसरी बात है कि कांग्रेस वाले, हम देख रहे हैं कांग्रेस वालों ने किया है, लेकिन जो करना चाहिए था वो नहीं किया है. ये बात तो मैं बीजेपी की तरफ आकर्षित हुआ हूँ. परेश भाई, अभी दो ग्रुप हो गए हैं इंडस्ट्री में. एक भक्तों का, मतलब सामने वाले उनको भक्त कहते हैं, ये उनको सेक्युलर, कोई फेक्युलर बोलता है. तो अभी उस ग्रुप के जो लोग हैं, मतलब जो सेक्युलर खुद को मानते हैं, उनमें नसरुद्दीन शाह है, आपके भी बहुत दोस्त हो गए. हाँ, उनसे कभी बात होती है अभी? हाँ होती है ना, क्यों नहीं. किस I बात पे respect चर्चा them a होती lot. है? मैं बोलता हूँ ना, मैं बात होती है कि झगड़े होते हैं? नहीं कभी नहीं. मैंने एक इंटरव्यू में कहा था कि नसीरुद्दीन शाह कुछ कहेंगे या आमिर खान कुछ कहेंगे तो मैं सोचूंगा, उनको समझने की कोशिश करूंगा, उनको मैं रिजेक्ट नहीं करूंगा. सुनो, क्योंकि वो भी पते की बात बोलते होंगे. लेकिन ये 3-4 सालों में कुछ बदला है? 3-4 सालों में ऐसा, अगर आप ये चाहते होंगे कि बहुत कुछ लाइन डीप हो गई है या कोई हेट्रेड बढ़ी, ऐसी कोई बात नहीं. यार, फिल्म कलाकारों का और कलाकारों का पर से थोड़ा एडवांटेज ये रहता है कि हम उतना जल्दी जाते नहीं. हमको जो इमोशनली जाते हो हम स्टेज और कैमरा के सामने रखते हैं. बाकी बहुत ठहरे हुए लोग होते हैं, सोच समझ के बात करते, ऐसा मैं समझता हूँ. मोदी जी के अलावा कौन सा ऐसा विपक्ष वाला नेता है जो आपको पसंद आया हो, जो अच्छा बोलता हो, जो आप, जिसको आपको लगता है कि हाँ ये अच्छा नेता है? शशि थरूर साहब. फिर एक टीएमसी के मैं नाम भूल गया. ये जो है बहुत टेरिफिक इंग्लिश बोलते हैं. अच्छा. एंड अच्छा इंग्लिश बोलते हैं, अच्छी बात भी करते हैं. वो है. फिर है भर्तृहरि मेहताब साहब, बट वो तो वैसे ऑपोजिशन में नहीं है, बट अगेन स्कॉलर आदमी है. ये 3-4 लोग बड़े ज्ञानी लोग, बड़े पंडित लोग हैं. युवा नेता, मतलब कांग्रेस वाले कुछ युवा नेता जो आपको लगते हैं कि हाँ ये आगे चल के अच्छा नेतृत्व दे सकते हैं? तो यार फिर आई थिंक ज्योतिरादित्य साहब को मौका मिलना चाहिए, पर वो मौका मिलेगा नहीं मिलेगा? आपकी साडी मेरी साडी तर सफेद कैसे यार. मला असं इलेक्शनमध्ये की अमुक ह्याचा, म्हणजे तुमच्याच फील्डमधला समजा कोणीतरी की अरे ह्याचा जाऊन प्रचार करावा, पण आता तो विरोधी पक्षात आहे त्यामुळे आपल्याला नाही करता येत, असं झालंय? म्हणजे की आता समजा उर्मिला मातोंडकरच्या बद्दल तुम्हाला पर वैयक्तिक, उर्मिला ने जो किया है वो अगर मुझे कोई बात अच्छी लगी तो मैं करूंगा अवश्य. नहीं कैंपेन हाँ, कैंपेन उसमें क्या, अक्रॉस द पार्टी लाइन काफी लोग करते हैं, काफी लोग. यार आप सोचो, सोनिया जी ने और राहुल जी ने नितिन गडकरी साहब को धन्यवाद दिए, उन्होंने जो काम किया उसके लिए. ये कमाल की खेलदिली होती है. मैं कहता हूँ, हमको ये लगता है बाहर बैठे ये तो दुश्मन होंगे, बाहर निकल के छुरी बुरी मार देते होंगे. नहीं, अगर आपने अच्छा काम किया तो कमाल की स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है.
ये बड़ा ही हेल्दी एटमोसफियर है। परेश जी, अभी हम जब गांधी परिवार के बारे में बात कर रहे हैं, आप वो वर्ड यूज़ नहीं कर रहे, लेकिन वो जो परिवारवाद वाला कंट्रोवर्सी है, परिवारवाद की चर्चा एक तो पॉलिटिक्स में होती है, नहीं तो बॉलीवुड में होती है। तो पॉलिटिक्स का परिवारवाद ना बीजेपी को जचता है, आप तो बीजेपी के खासदार हो, तो बॉलीवुड वाले परिवारवाद के बारे में आपका क्या कहना है? बहुत डिबेट होती रहती है यार बॉलीवुड में। देखिए, यहाँ पे क्या है, अगर आपको ब्रेक मिल गया, हाँ, बाद में सस्टेन करने के लिए आप में टैलेंट होनी चाहिए, आपका हार्डवर्क होना चाहिए। और इसके अंदर क्या है कि एक स्टार को स्टार बनाने में 150 आदमी की मशीनरी लगती है। ये स्टार जो खामखा जो पैम्पर किए जाते हैं ना, ये गलत है। 150 बड़े राइटर और राइटर का होना चाहिए, डायरेक्टर का होना चाहिए, स्टार होता ही है, बट उसको बनाने में 150 आदमी की मशीनरी लगती है। तो अगर एक बार आपको ब्रेक मिल भी गया, उसके बाद अगर आप सस्टेन किए हो, तो फिर आप में कोई बात है। तुमच्या मुलांना कशात इंटरेस्ट आहे? राजकारण, सिनेमा, नाटक? No, he hates that I'm in politics. But जो बड़ा वाला है अनिरुद्ध, उसको डायरेक्शन में वो पहले उसने IHM के अंदर 4 साल का कोर्स किया था, शेफ एंड मैनेजमेंट का, औरंगाबाद में। और एक दिन घर पे आके बोला मुझे एक्टर बनना है। मैंने बोला यार, मुझे लगा तेरे हाथ का खाना खाऊंगा मैं, अभी तू एक्टर बनने की बोल रहा है। तो मैंने एक काम कर, बम्बई में जितनी एक्टिंग स्कूल चलती है मेरे हिसाब से वो सब बोगस है। मतलब डू वन थिंग, गो एंड ज्वाइन थिएटर। वामन केंद्र साहब मुंबई यूनिवर्सिटी में थिएटर सिखाते हैं, यू गो देयर, पूरा कोर्स तो ख़त्म कर। तो वहाँ गया वो, 2 साल का जो कोर्स किया था वो किया। देन ऑफकोर्स स्टार्टेड डायरेक्शन के अंदर इंटरेस्ट था, तो असिस्टेड इन 2-3 फिल्म्स। तो उसको उसमें छोटा वाला है आदित्य, उसने NYU से स्क्रीन प्ले का और प्ले राइटिंग का कोर्स किया है, और उसका प्ले अभी एक ड्रामा ऑफ ब्रॉडवे पे प्रीमियर भी हुआ था। तो ही इज इनटू राइटिंग, एंड उसने अभी एक फिल्म भी की है। अभी वो एक्टर बन गया जो राइटर बनने आया था, जो कुक बनने आया था वो भी एक्टर हो गया। तो कुछ अलग हो रहा है, समझ में नहीं आता मुझे। तो बट एक बात है कि दोनों सख्त मेहनत करने को तैयार है, अपने काम के प्रति बिल्कुल ऑनेस्ट है। दैट्स इट। तुम्ही राजकारणात जा किंवा अन्य कोणतं करिअर करा, तुमचे जे निस्सीम चाहते आहेत, तुमच्यावरती तुमच्या ॲक्टिंगवर जे मनापासून प्रेम करतात, त्यांना तुम्ही ॲक्टर म्हणूनच आवडता। तुमचे वेगवेगळे रोल त्यांना आणखी बघायचे आहेत, आम्ही पण त्यातलेच एक आहोत। तुम्हाला खूप साऱ्या शुभेच्छा आणि कट्ट्यावर आल्याबद्दल मनापासून धन्यवाद। थँक्यू सो मच, थँक्यू। आणि यानंतर माझा कट्ट्यावरती वेळ झाली इथेच थांबण्याची। ताज्या बातम्यांसाठी पाहत रहा ABP माझा।